so cash flow statement question one from October November 2023, paper 3, variant 2. सवाल स्टार्ट हो रहा है. TGPSC is an expanding company with a financial year end on 31st December. A junior member of the accounts staff took the statements of financial position of the company at 31st December 2022 and 2021 and prepared the following draft statement of cash flow. Draft का मतलब ये है कि ये फाइनल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो नहीं है, ये अभी इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं या कुछ एरर्स हैं जो हमें ठीक करना है. सबसे पहला एरर इसके अंदर यह है कि इसने कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टार्ट किया है प्रॉफिट फॉर द ईयर से, जो कि गलत है. कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट होती है. अगर आपको प्रॉफिट फॉर ईयर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ जाना है तो दो चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी. एक इंटरेस्ट इनकर्ड आपका ऐड हो जाएगा, जिसको हम फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं, और दूसरा आपका टैक्स का जो चार्ज है जो ड्यूरिंग द ईयर आपका इनकर्ड हुआ है वो ऐड हो जाएगा. तो अगर आप नीचे पहली एडजस्टमेंट देखें तो उसने खुद ही कहा हुआ है द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस शोड अ टैक्स चार्ज ऑफ $32,000 एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस ऑफ $15,000. तो 76 के अंदर अगर हम ये दोनों चीजें ऐड कर लें तो हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट होके आ जाएगा. अच्छा, रिक्वायरमेंट भी कुछ ऐसी ही है पार्ट ए की, कि वो हमसे कहते हैं प्रिपेयर द करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2022 इन अकॉर्डेंस विद IAS 7 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7. तो उसमें जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस. सर ये IAS 7 क्या है? जो आपको पूरा मैंने फॉर्मेट पढ़ा है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो एज पर IAS 7 है. यानी एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने फॉर्मेट डिफाइन किया हुआ है, उसका नंबर 7 है, IAS 7, और उसी फॉर्मेट के हिसाब से आपने जो है वो कैश फ्लो अगर स्टेटमेंट ना भी बनाना है. लिखा हो तो हम उसी फॉर्मेट पे तो करेंगे ना? ऑब्वियसली ऑब्वियसली 76,000 आपके पास प्रॉफिट फॉर ईयर था. उसके अंदर हमने कहा कि टैक्स चार्ज 32,000 और फाइनेंस एक्सपेंस 15,000 ऐड करा देंगे. तो प्लस 32,000 का टैक्स चार्ज प्लस 15,000 का जो है वो आपका फाइनेंस कॉस्ट, दोनों को ऐड करा दो तो 76 प्लस 32 प्लस 15, ये हमारे पास आ रहा है 123,000. ये आपका आ गया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है. अब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर हमने देखा था, अच्छा इसके अंदर एक हेडिंग और भी डाल देते हैं कि ये हम बेसिकली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल लें. तो ऊपर मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ना भी डालें हेडिंग तो मसला नहीं है, क्योंकि नीचे तो हम लिखेंगे ही जब हमारे पास फाइनल फिगर आएगी. लेकिन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम निकाल लें. प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से हमने काम स्टार्ट किया है. जो भी नॉन कैश एक्सपेंस है वो क्या हो जाएगा, वो एड बैक हो जाएगा. तो सबसे पहला जो हमारे पास नॉन कैश एक्सपेंस है जो कि जिसको अकाउंटेंट करना है वो डेप्रिसिएशन है. डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, इससे पहले डेप्रिसिएशन पे ना उसने दो एडजस्टमेंट्स बोली हुई है. एडजस्टमेंट नंबर 2 जो है वो उसको ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई हमने शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ऑफ $1 ईच. टू शेयर इशू वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर. The first was a bonus issue of 300,000 shares, which was funded entirely from the share premium account. The second was a rights issue of 100,000 shares at a premium. तो कह रहा है कि हमने 3 लाख शेयर्स बोनस इशू में दिए हैं और 1 लाख शेयर्स हमने राइट्स इशू किया है, वो भी एट अ प्रीमियम. तो इसका ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है. जब हम फाइनेंसिंग वाले पोर्शन पे जाएंगे तो फिर इसको अकाउंटेंट कर लेंगे. एडजस्टमेंट नंबर 3 के लिए उसने कहा है कि एक नई मशीनरी जिसकी कॉस्ट 3,48,000 है वो हमने खरीदी है. मोटर व्हीकल्स जिसकी कैरिंग वैल्यू 56,000 है वो हमने 71,000 की सेल कर दी है. तो जब अगर आप कोई नॉन करंट एसेट सेल करते हो तो जो उसको जिस वैल्यू पे उसको सेल करते हो, जो उसकी सेल प्रोसीड होती है, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट बनेगा. तो दिस विल बिकम पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. लेकिन हाँ, जो एसेट बिका है उसको बेचते हुए जो आपका गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल है, दैट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन कैश इनकम. तो उसको आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर एडजस्ट कराओगे. तो आपने अगर जिसकी कैरिंग वैल्यू 56,000 थी, अगर उस एसेट को 71,000 का बेचा है, तो इट मीन्स कि आपका प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हुआ है. प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल कितने का हुआ आपका? 71 माइनस 56. 71,000 माइनस 56,000, ये आपका प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ गया, जो कि आ रहा है $15,000. प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल जिसको हमने डिस्कस किया था, इट्स अ नॉन कैश इनकम, तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, -$15,000. और अगर लॉस ऑन डिस्पोजल होता तो उसको मैं ऐड करा देता. सो लेस गेन ऑन डिस्पोजल.
देन उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन को अकाउंटेंट करना तो है। ये कितने मार्क्स का डेप्रिस है कैश फ्लो स्टेटमेंट? ये है 15 मार्क्स का। अच्छा, अब इसके बाद हमें डेप्रिसिएशन को अकाउंटेंट करना है। डेप्रिसिएशन को अकाउंटेंट करने के उसमें हम देखते हैं कि हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि नॉन करंट एसेट से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो एक इन्फॉर्मेशन उसने दी है कि भाई हमारा इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हुआ है 472,000 का। विच मीन्स कि अगर आप जब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हो, क्लोजिंग ऑफ एसेट मैं पीपीई लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट माइनस ओपनिंग ऑफ पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो आपके पास बेसिकली जो आंसर आ रहा है दैट इज 472,000। जिसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर आपके जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, या ये कह लो कि आपके जो नॉन करंट एसेट्स हैं, वो 4,72,000 से क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद उसने हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड एक चीज यहाँ पे बताई हुई है, इंक्रीज इन रीवैल्यूएशन रिजर्व, जो कि गिवन है 300,000 का। इंक्रीज इन रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्या मतलब है कि आपके एसेट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट थे, देखें, एक आपके नॉन करंट एसेट की वैल्यू के अंदर इंक्रीज आता है क्योंकि आपने कुछ नई चीज खरीदी हो। एक आपकी नॉन करंट एसेट की वैल्यू के अंदर इस वजह से भी आ सकता है इंक्रीज कि आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स अपवर्ड रीवैल्यू हो गए हो। तो इस केस में जो रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है वो आपकी $300,000 की हुई है। एंड देन ये दो बातें हो गई। उसके बाद उसने लास्ट में जो थर्ड एडजस्टमेंट हमने पढ़ी थी कि उसने एक नई मशीन खरीदी है विच हैड अ कॉस्ट ऑफ $348,000, और एक पुरानी जो मोटर व्हीकल है उसको सेल ऑफ कर दिया है जिसकी कैरिंग वैल्यू $56,000 थी। डेप्रिसिएशन क्लियरली कहीं पे गिवन नहीं है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन है, क्या मैं इससे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। कौन सा मेथड लगेगा? रीवैल्यूएशन मेथड लगेगा। रीवैल्यूएशन मेथड क्या था? ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशंस लेस डिस्पोजल लेस क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे गिवन नहीं है हमारे पास। अगर आप देखें नॉन करंट एसेट का सेपरेट ओपनिंग और सेपरेट क्लोजिंग नहीं गिवन, लेकिन उसने ये बता दिया कि भाई ओपनिंग क्लोजिंग का जो डिफरेंस है दैट इज अ इंक्रीज ऑफ नॉन करंट एसेट बाय 4,72,000। यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अगर आप करते हो तो आपके पास 472,000 से आपके एसेट्स क्या हुए, इंक्रीज हुए। तो अब जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, ओपनिंग प्लस एडिशन लेस डिस्पोजल लेस क्लोजिंग, उसी को अप्लाई करेंगे। बट ओपनिंग और क्लोजिंग की हमें एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मालूम, तो मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर बना लूंगा आपके अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता ओपनिंग कितनी थी, मुझे नहीं पता क्लोजिंग एग्जैक्टली कितनी है। तो मैं कहता हूं कि भाई लेट से अज्यूम करते हैं कि ओपनिंग जो है अगर वो $100,000 था, ठीक है, अब कोई भी फिगर आप अज्यूम कर सकते थे, आप 50,000 भी कर सकते थे, आप 200,000 भी कर सकते थे, आप 1 मिलियन भी कर सकते थे, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन अगर ओपनिंग 100,000 था तो अब आपको पता है कि ओवरऑल इंक्रीज कितने का आया है, ओपनिंग से क्लोजिंग में 472,000 का इंक्रीज आया है। तो अगर आपने ओपनिंग 100,000 अज्यूम कर लिया है तो आपका क्लोजिंग ऑटोमेटिकली 472,000 से बढ़ के 100,000 प्लस 472,000 दैट विल बिकम 5,72,000। अगर लेट से आपने रखा होता कि भाई ओपनिंग $1 मिलियन है तो आपका क्लोजिंग 1,472,000 के बराबर होता है। यानी जो भी ओपनिंग है उसके अंदर जो उसने इंक्रीज बताया हुआ था कि भाई इतने से हमारा पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ है, उतने से हमने इंक्रीज करके क्लोजिंग की फिगर को अपने पास मेंशन कर लिया। अब जो फॉर्मेट था, कि यहाँ पे मैंने फॉर्मेट लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का, which is opening balance plus addition less disposal less closing balance is equal to depreciation charge for the year। तो हमने ओपनिंग बैलेंस अज्यूम किया हुआ है 100,000 का। एडिशंस जो ड्यूरिंग द ईयर हुई हैं वो हमारे पास हुई हैं 3,48,000 की। जो डिस्पोजल हुआ है एसेट मोटर व्हीकल का, उसकी नेट बुक वैल्यू थी 56,000, वो माइनस हो गया। एक चीज जो कि यहाँ पे ख्याल रखने की थी और मैंने आपको बताया भी कि एसिड्स के दो वजह से इंक्रीज आता है उनकी वैल्यू में। जो यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू 472,000 से बड़ी है तो उसके पीछे दो रीजन मेजर हो सकते हैं। एक तो ये कि आपने कोई नया नॉन करंट एसेट खरीदा है, जो कि इस केस में हो भी रहा है, आपने एक 348,000 का नया नॉन करंट एसेट खरीदा है। दूसरा कि आपके जो एग्जिस्टिंग एसेट्स थे वो अपवर्ड रिवैल्यू हो गए। तो इस केस में ये जो इंक्रीज इन रीवैल्यूएशन है ये यही बता रहा है कि आपके एसेट्स अपवर्ड रिवैल्यू हो गए। तो उस वजह से हमने रिवैल्यूएशन को भी यहाँ क्या करा दिया, रिवैल्यूएशन को भी प्लस 300,000 से हमने इंक्रीज यानी कि ऐड करते हुए दिखा दिया। एंड देन उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस जो कि हमारे पास 572,000 निकल के आया था उसको हम माइनस कराएंगे। तो अपेरेंटली आप जब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर निकल के आएगा $1,20,000। तो यहाँ पे सर डेप्रिसिएशन आपको डेप्रिसिएशन का पता चार्ज है। नेगेटिव नहीं आ सकता ना कभी रिवैल्यूएशन मेथड से?
नहीं, नहीं आ सकता। वो आ रहा है तो उसका मतलब ये कि आपने प्लस माइनस के साइन की गलती करी है। गलती की, सही है। बिल्कुल। तो फिर तो रिवैल्यूएशन इधर ऐड ही होगा, अगर मुझे नहीं पता तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डेप्रिसिएशन तो हमेशा ऐड ही होगा, बिकॉज इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, और जो भी आपके नॉन कैश एक्सपेंस है वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा ऐड बैक होंगे। तो डेप्रिसिएशन को हमने अकाउंटिंग कर लिया, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल भी अकाउंटिंग हो गया। अब जरा इंक्रीज इन इन्वेंट्री पे आ जाते हैं। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 14,000 का है। मैंने आपको निमोनिक बताया था कि इंक्रीज इन इन्वेंट्री को हमेशा क्या कर लेते हैं हम, जो भी बेसिकली करंट एसेट होता है, जब उसके सर अंदर आपने इंक्रीज आ रहा ब्रैकेट होता है तो गलती वो से लिख हमेशा, दी। हाँ, 120,000 पे ब्रैकेट नहीं होगा। बिल्कुल, 120,000 ऐड हो रहा है, उस पर ब्रैकेट नहीं है। फिर लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो जब भी कोई अगर करंट एसेट है जो कि इंक्रीज हो रहा है, तो वो हमेशा आपने माइनस कराना है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री -14,000। देन आपके पास इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल -19,000। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। देन आपके पास है ट्रेड पेबल। अच्छा, ट्रेड पेबल की बात कुछ ऐसी है कि ट्रेड पेबल आपकी करंट लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटी के लिए जो केस है वो रिवर्स है। करंट लाइबिलिटी के अंदर जो इंक्रीज होता है तो उसको हम ऐड करते हैं। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 11,000 का जो है ये बेसिकली ऐड हो जाएगा। सर वैसे इसकी भी एडजस्टमेंट्स आ सकती है ना कभी, बिल्कुल, करंट कभी एसेट। कभार आ सक नॉर्मली नहीं आती, वैसे एडजस्टमेंट्स नहीं आती हैं कि इनके अंदर नॉर्मली इंक्रीज डिक्रीज निकालना होता है, लेकिन हाँ, आ सकती हैं। जो नॉर्मल एडजस्टमेंट्स आप वैसे करते हुए आए हो, उसी तरीके की कोई एडजस्टमेंट यहाँ भी आ सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे टैक्स पेबल कुछ एक गिवन है कि इंक्रीज इन टैक्स पेबल लिखा हुआ है $6,000, और डिक्रीज इन इंटरेस्ट पेबल लिखा हुआ है $3,000। ये जो टैक्स और इंटरेस्ट वाली चीज है, मैंने आपको बताया था कि पहले आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट करोगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड होंगे, नॉन कैश इनकम जो है वो लेस होगी। जितने भी करंट एसेट्स के अंदर इंक्रीज डिक्रीज है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करा लेंगे, करंट एसेट्स के अंदर इंक्रीज डिक्रीज को एडजस्ट करा लेंगे। जब आपके पास फंड्स कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा, उसमें से इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड क्या होगा, माइनस होगा। तो आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा। तो इन दो चीजों का काम हमें अभी आगे है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट और टैक्स के अलावा क्या और कोई चीज है जिसको हमें एडजस्ट करना है। तो उसको एडजस्ट कराने के बाद लास्ट में हम इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। आसान हो जाए, रिज्यूम करते हैं। ओके जी, सो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल हमने लिख लिया है। मैंने आपसे बात बताई कि अच्छा, गलती से एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, कि आप कहीं टैक्स पेबल को करंट लाइबिलिटी समझ के ये ना कर देना कि जिस तरीके से ट्रेड पेबल के अंदर इंक्रीज था उसको ऐड करा लिया था, तो टैक्स पेबल के अंदर भी जो इंक्रीज है तो उसको भी ऐड करा लूं। नो, टैक्स से रिलेटेड अगर कोई पेबल है, अक्रूवल है, प्री पेमेंट है, वट एवर इट इज, या इंटरेस्ट से रिलेटेड ऐसी कोई चीज है, तो उसको एज अ करंट एसेट या एज अ करंट लाइबिलिटी ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स से रिलेटेड जो अमाउंट है वो हमें चाहिए अमाउंट पेड, एंड दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड आफ्टर यू गेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये बात आप चाहें तो अपने पास नोट बना के लिख लें। टैक्स पेबल और इंटरेस्ट पेबल का इंक्रीज डिक्रीज नॉर्मल करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की इंक्रीज डिक्रीज की तरह ट्रीट नहीं होगा। इसके लिए हमें जो हमारा टैक्स पेड है या इंटरेस्ट पेड है उसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एंड दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर इसके बाद अगर आए तो इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बैंक लोन, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंक्रीज इन ऑर्डनरी शेयर कैपिटल भी फाइनेंसिंग सर एक्टिविटी का नहीं पार्ट समझा, है। नोट रिपीट करेंगे आप। लिख लो अपने पास दैट इंटरेस्ट, इंक्रीज और डिक्रीज इन टैक्स पेएबल और इंटरेस्ट पेएबल, इंक्रीज और डिक्रीज इन टैक्स पेएबल और इंटरेस्ट पेएबल will not be treated will not be treated like will not be treated like other current assets or current liabilities, will not be treated like other current assets and other current liabilities। जिस तरीके से ट्रेड पेबल था ना भाई, मैंने क्या कहा है कि ट्रेड पेबल है, इंक्रीज हो रहा है, उसको क्या करा दो, उसको एड बैक करा दो। या ट्रेड रिसीवेबल के लिए था कि भाई इंक्रीज हो रहा था, उसको लेस करा दो। अब देखो बच्चे कहेंगे कि सर टैक्स पेबल भी तो एक तरीके की करंट लाइबिलिटी है, या इंटरेस्ट पेबल भी तो एक तरीके की करंट हाँ सर, लाइबिलिटी इसे तो है। हमने पहले ही इनकॉर्पोरेट कर लिया था ना, जब हमने प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकाला था, नहीं? नहीं नहीं नहीं, उसको हमने उस वक्त जो ऐड कराया था वो हमने सिर्फ जो इंटरेस्ट इंकर्ड था और टैक्स चार्ज इंकर्ड था उसको ऐड बैक अच्छा कराया था। ठीक अच्छा है, और अच्छा। फिर जब आपके पास कैश फ्रॉम
ऑपरेशंस आ जाएगा सारी चीजों को एडजस्ट करने के बाद, तो उसके बाद दो चीजें माइनस होती हैं, टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड। तो ये जो एडजस्टमेंट है, ये दोनों एडजस्टमेंट्स आपकी इस्तेमाल होंगी टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड वाली अमाउंट निकालने के लिए। तो आप कहीं पे अगर इसको यहीं पे एज अ करंट लाइबिलिटी, जिस तरीके से आपने ट्रेड पेबल का इंक्रीज ऐड करा दिया था, आप इंक्रीज इन टैक्स पेबल का जो है एलिमेंट उसको भी कहीं ऐड बैक ना करा दो। इसके लिए मैंने बात करी है कि टैक्स और इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ है, जो भी एडजस्टमेंट है, चाहे चाहे पेबल है, रिसीबल है, प्रीपेमेंट अक्रूवल है, दैट विल बी यूज टू कैलकुलेट टैक्स पेड एंड इंटरेस्ट पेड। उसको नॉर्मल बाकी करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। सही है। तो ये हाँ जी। ऐड उसमें ही होता है ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में? ये वाली अमाउंट नहीं होगी, वो तो हमने जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के। नो सॉरी, अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है, इसी के अंदर करना होगा ना? एंड में आएगा, टैक्स वंस पेड और इंटरेस्ट। वंस यू हैव कैश फ्रॉम ऑपरेशंस उसके बाद आएगा। मैं आपको फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ दोबारा। हमारा जो फॉर्मेट था ये रहा। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट करा लोगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, उसके बाद टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड माइनस होगा। तो टैक्स अच्छा, सही। पेड और इंटरेस्ट पेड की अमाउंट निकालने के लिए वो फिगर इस्तेमाल होगी। सेपरेटली जो बाकी करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट की तरह उसका इंक्रीज डिक्रीज ऐड और लेस नहीं होगा। खैर, तो यहाँ पे इसके अलावा और कोई जो है वो ऑपरेशन से रिलेटेड काम है नहीं। जो ऑपरेशन, क्योंकि ये आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व भी इससे रिलेटेड नहीं है, कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज, बाकी और कोई चीज़ ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। तो इसको अगर ऐड सब्ट्रैक्ट कराओगे तो आपके पास कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकल कर आ जाएगा। तो 123 प्लस माइनस 15 प्लस 120 माइनस 14 माइनस 19 प्लस 11, ये आ रहा है 206, यानी 206,000। ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन है। और इसमें से जो मैंने अभी आपसे बात कही थी कि भाई इंटरेस्ट पेड की अमाउंट, कि आपने इंटरेस्ट कितना पे किया, एंड इसी तरीके से टैक्स पेड की अमाउंट, कि आपने टैक्स कितना पे किया, वो क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। अब जरा समझिएगा, आपका जो इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड है, यहाँ पे इंक्रीज इन, चले पहले एक के लिए बात करते हैं, पहले हम इंटरेस्ट के लिए बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है डिक्रीज इन इंटरेस्ट पेबल, कि जो आपकी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी थी, इंटरेस्ट पेबल था, वो ओवरऑल कह रहा है कि भाई 3,000 से क्या हो गया, 3,000 से वो डिक्रीज हो गया है। तो इंटरेस्ट पेबल का डिक्रीज होने का क्या मतलब है, ये बात आप समझते हैं कि भाई आपकी स्टार्टिंग डेट पे कुछ इंटरेस्ट पेबल होगा, इसको मैं लिख रहा हूँ ओपनिंग इंटरेस्ट पेबल, और आपकी जाहिर सी बात है क्लोजिंग डेट पे जो है वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पेबल होगा। अगर तो ये लिखा हुआ है कि भाई देयर इज अ डिक्रीज इन इंटरेस्ट पेबल ओवर द ईयर, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका क्लोजिंग इंटरेस्ट पेबल है वो कम हो गया है एज कंपेयर टू योर ओपनिंग इंटरेस्ट पेबल। अगर हाइपोथेटिकल फिगर्स लेके बताऊं, तो अगर आपका ओपनिंग इंटरेस्ट पेबल 10,000 था, तो आपका क्लोजिंग इंटरेस्ट पेबल 3,000 से कम होकर कितना हो गया है, 7,000 हो गया है। तो सर इसका इस्तेमाल किधर होगा? अब देखो, जब तुम्हें टैक्स पेड निकालना है या इंटरेस्ट पेड निकालना है, तो उसके लिए एक तो सबसे जो हमारा कॉमन तरीका है वो क्या है कि हम सीधा सीधा पाप का अकाउंट बना लें, क्योंकि इंटरेस्ट कुछ ना कुछ साल के शुरू में भी अक्रूड है, कुछ ना कुछ साल के एंड में भी अक्रूड है। आप पाप का अकाउंट बना के ये पता लगा सकते हो कि हमने ओवर द ईयर कितना इंटरेस्ट पे किया है, गिवन दैट कि आपके पास इंटरेस्ट की जो इनकम स्टेटमेंट वाली अमाउंट थी, जो इंटरेस्ट इंकर्ड था, वो ऑलरेडी गिवन है। तो इट कुड वर्क अदर वे राउंड। जैसे अगर आपके पास लेट से इंटरेस्ट पेड की अमाउंट गिवन है और आपको इंटरेस्ट इंकर्ड यानी इनकम स्टेटमेंट वाली फिगर निकालनी है, तब भी आप आपका अकाउंट बना के निकाल सकते हो। और इस केस में जहां पे हमारे पास इनकम स्टेटमेंट वाली फिगर गिवन है और हमें पता लगाना है कि भाई हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना इंटरेस्ट पे किया है, तो भी आप आपका अकाउंट बना सकते हो। यहाँ पे वैसे बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर तो आपका फाइनेंस एक्सपेंस 15,000 का था और उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट पेबल है वो 3,000 से फर्दर डिक्रीज हो गया है, तो मैं तो आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि आपने ओवर द ईयर 18,000 का इंटरेस्ट पे किया है। सर अगर मैं इसको पाप के अकाउंट से प्रूफ करना चाहूँ, तो पाप का अकाउंट भी बना लेते हैं। पाप का अकाउंट बनाने के लिए अगेन ओपनिंग क्लोजिंग मेरे पास सेपरेटली गिवन नहीं है। मैंने ये अज्यूम किया था कि अगर ओपनिंग इंटरेस्ट पेबल 10,000 है और ड्यूरिंग द ईयर 3,000 से इंटरेस्ट पेबल कम हो गया है, तो क्लोजिंग इंटरेस्ट पेबल कितना होगा, 7,000 होगा। तो इंटरेस्ट पेबल इज बेसिकली एन अक्रूड बैलेंस। तो ओपनिंग अक्रूवल अगर 10,000 का था, क्लोजिंग अक्रूवल 7,000 का है, और हमारे पास जो है वो इनकम स्टेटमेंट की फिगर मौजूद है कितनी, 15,000, और बैंक की फिगर हमें कैलकुलेट करनी है।
तो 10 + 15 25, 25 - 7, 8,000 इज द अमाउंट दैट यू हैव पेड, ओ सॉरी 8,000 लिख दिया, 18,000 इज द अमाउंट दैट यू हैव पेड फ्रॉम योर बैंक इन द रेफरेंस फॉर फाइनेंस कॉस्ट, या जिसको आप इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कह सकते हैं। और लॉजिकली अगर बात करिए सर, अकाउंट ही बनाना डायरेक्टली समझा दें, तो डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया आपका खर्चा 15,000 का था, ठीक है, जो एक्सपेंस इनकट था, और उसके बावजूद आपकी जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी थी वो 3,000 से ओपनिंग के मुकाबले में क्लोजिंग के बैलेंस में कम हो गई है। इसका मतलब ये कि आपका जो खर्चा था ड्यूरिंग द ईयर, आपने वो तो पे किया ही किया, उसके ऊपर आपने 3,000 फर्दर पे किया, तो आपका जो इंटरेस्ट पेड की अमाउंट है वो कितनी हो गई, वो 18,000 हो गई। अच्छा, अब अगर टैक्स पेएबल के लिए आऊं, तो टैक्स पेएबल में इंक्रीज आ रहा है। सर ये इसका पाप मतलब क्या अकाउंट है? से भी आ जाता है 18,000। हाँ निकाला तो यार, क्या बात है, ये निकाला तो 18,000, बैंक इसके अंदर एट अकाउंट थाउजेंड निकाली। लिखा है। अच्छा। नहीं नहीं, 18,000, 18। वो वन देखना भूल गया सही था, है, 18 है। सही है, 10 + 15 25, 25 - 7 18। अच्छा, अब अगर टैक्स पेबल की बात करी जाए, तो टैक्स पेबल के अंदर इंक्रीज आ रहा है। इंक्रीज इन टैक्स पेबल का क्या मतलब है भाई, अगर इसी तरीके की एग्जांपल बनाऊं कि अगर मैं कहता हूं कि भाई ओपनिंग टैक्स जो था मेरा पेबल वो 10,000 था, और ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेबल 6,000 से बढ़ गया, तो यानी कि क्लोजिंग टैक्स पेबल 16,000 हो गया। ठीक है ना, ये हाइपोथेटिकल फिगर है। जो ओपनिंग मैंने अज्यूम किया उसको 6,000 बढ़ा के क्लोजिंग आ गया। लेट से कोई बच्चा कहता है कि सर ओपनिंग मेरा 1,000 है, तो भाई क्लोजिंग 6,000 से बढ़ने के बाद 7,000 हो जाता है। सिंपल एज दैट, आपकी मर्जी, आप कौन सी फिगर इस्तेमाल करना चाह रहे हो। अगेन अगर पाप का अकाउंट बनाऊं, तो ओपनिंग इंटरेस्ट पेबल, ओपनिंग टैक्स पेबल 10,000 रखा है मैंने, क्लोजिंग टैक्स पेबल 16,000 हो जाएगा। जो इनकम स्टेटमेंट वाली फिगर है टैक्स चार्ज की, वो हमारे पास गिवन थी कितनी, $32,000, तो इनकम स्टेटमेंट में 32 आ जाएगा। 10 + 32 42, 42 - 16, दैट वुड बी 36, 26,000। 26,000 इज द अमाउंट दैट यू हैव पेड थ्रू बैंक, यानी कि आपका जो टैक्स पेड है वो कितना है, वो 26,000 है। और ये डायरेक्टली भी मैंने आपको बता बता देता हूँ कि भाई अगर आपका 32,000 का टैक्स का चार्ज बनता था ड्यूरिंग द ईयर, और उस 32,000 के चार्ज की वजह से आपका ओवरऑल टैक्स पेबल 6,000 से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कि आपने पूरा 32,000 पे नहीं किया, बल्कि उसमें भी 6,000 जितने से आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, दैट इज द अनपेड अमाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो आपका चार्ज था 32,000, उसमें से अगर 6,000 से टैक्स की लाइबिलिटी बढ़ रही है, उसका मतलब ये कि 32,000 आपने टोटल पे नहीं किया, आपने 6,000 कम पे किया है, तो 32 - 6 आपने ओवरऑल 26,000 पे किया था, तो वो आपका टैक्स पेड हो गया। अब ये कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में से जब आप दोनों फिगर्स माइनस करा दोगे ना, 206 में से आपने ये 18 का इंटरेस्ट पेड और 26 का टैक्स पेड जब माइनस करा दिया, तो ये जो अब आपके पास 162,000 आ रहा है, दिस इज बेसिकली योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो हमने हेडिंग दी थी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आप एसेट खरीद रहे हो या जो आप एसेट बेच रहे हो, उसकी वजह से जो पैसे आ रहे हैं पैसे जा रहे हैं वो जाएंगे। तो आपने एक एसेट बेचा था, सेल ऑफ मोटर व्हीकल आपने करी थी कितने की, 71,000 की, जो मैंने लिख भी दिया था कि ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। तो सेल ऑफ मोटर व्हीकल, ये 71,000 की बेची है, तो इट इज़ अ पॉजिटिव इनफ्लो, पैसा आया है। जबकि आपने कुछ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा भी था, मशीनरी खरीदी थी शायद, परचेज ऑफ, यस मशीनरी 348,000। तो जब आप कोई नॉन करंट एसेट खरीद रहे हो तो पैसा निकल के जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो इट्स एन आउटफ्लो, सब्ट्रैक्ट होगा 348,000। इसके अलावा कुछ और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ है तो देख लेते हैं। बैंक लोन और शेयर, तो वो तो आपको पता सर है ये कि कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज क्या दिया हुआ कैश फ्लो फ्रॉम, है? एक्टिविटीज। वो उसने इन्हीं सारी फिगर्स को ना जो ऊपर लिखी हुई थी, क्योंकि उसने ये कहा है कि हम्म। ये ड्राफ्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो उन सबको ऐड हाँ, सब्ट्रैक्ट करा के उसने बोला कि हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेसिकली 65,000 आ तो रहा हम है। ड्राफ्ट जो से हमारे स्टार्ट पास, करके अपडेटेड पे नहीं जा सकते? नहीं 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 नहीं, हमें तो उसने बोला था ना कि पूरा फॉर्मेट फॉलो करके आपने प्रॉपर बनानी है, तो हम ड्राफ्ट से अच्छा। स्टार्ट नहीं कर। सही। अच्छा, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में बस यही दो चीज़ें थी, तो इन्हीं दो को ऐड सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं। 71 - 348, ये आपके पास आ रहा है 277 का आउटफ्लो, क्योंकि आपका आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है, तो दिस इज बेसिकली योर कैश फ्लो
फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। और उसके बाद हमारी लास्ट हेडिंग, जो कि है बेसिकली कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। सर इसमें सिर्फ ये दो चीजें थी, हाँ, और परचेज ऑफ कुछ है नहीं। मशीनरी और सेल ऑफ मोटर। यस, कुछ और नहीं था इसमें। आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर अगर आप देखो तो आपकी दो तीन चीजें हैं इन्वॉल्व। एक तो आपका लॉन्ग टर्म बैंक लोन इंक्रीज हो रहा है, यानी आपने बैंक से पैसा लिया है। बैंक से पैसा लिया है तो दैट इज एन इनफ्लो। तो 30,000 से मैं लिख रहा हूँ इंक्रीज इन बैंक लोन, इंक्रीज इन बैंक। सर तो सबसे छोटा सेक्शन ये इन्वेस्टमेंट वाला होता है। हाँ, ज्यादातर सवालों में, क्योंकि उसमें बहुत ही सिर्फ नॉन करंट एसेट की सेल परचेज से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन गिवन होती है। फिर उसके बाद आपने, अच्छा यहाँ पे देखें, कुछ डिविडेंड भी पे किए हैं, तो डिविडेंड पेड इज ऑल्सो अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 54,000 के आपने डिविडेंड पे किए हैं, तो ये आउटफ्लो है, एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 54,000। सर इंक्रीज इन रिवैल्यूएशन क्यों नहीं आ रहा? बेटा उसके अंदर कोई तो कैश फ्लो उससे कोई इन्वॉल्व नहीं है कैश ना। तो आया नहीं, सही है सर। देन डिविडेंड पेड के बाद आपके पास अब ये शेयर इशू वाली बात पे अगर आप आ जाएं, कि हमारा इंक्रीज इन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 4 लाख से हो रहा है, लेकिन आप इस बात को रियलाइज करो कि उसने एडजस्टमेंट में कहा था कि 3 लाख शेयर्स तो इसमें आपने बोनस इशू के किए हैं। तो बोनस इशू पे जो 3 लाख शेयर्स आपने इशू किए और उसकी वजह से जो शेयर कैपिटल पे इंक्रीज है, उसकी वजह से भी कैश इनफ्लो नहीं आया है। तो कैश इनफ्लो सिर्फ और सिर्फ आपने जो बोनस जो राइट्स इशू किए हैं 100,000 शेयर्स का, उसकी वजह से आया है। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि हम कहीं के सर राइट्स इशू जो हमने किया 100,000 शेयर्स का, तो उसकी वजह से 100,000 ही आया होगा, नहीं, उसकी वजह से ज्यादा भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रीमियम पे किया है। तो अब इसके लिए कि भाई हमारे पास ओवरऑल राइट्स इशू करके कितना पैसा रेज हुआ है, आप प्रीमियम के अकाउंट को देखो। प्रीमियम के अकाउंट को वो कह रहा है कि भाई 2,50,000 से क्या हुआ है, देर इज अ डिक्रीज इन शेयर प्रीमियम बाय $2,50,000। तो यहाँ पे देखो, पहले उसने कहा था कि भी बोनस इशू हुआ है जो कि पूरा का पूरा शेयर प्रीमियम अकाउंट से फाइनेंस था, और कितने शेयर्स का बोनस इशू हुआ है, 300,000 का शेयर इशू हुआ है बोनस इशू। तो मैं कह सकता हूं कि भाई मेरा शेयर प्रीमियम बोनस इशू की ट्रांजेक्शन की वजह से -300,000 गया। ठीक है। और ओवरऑल लिखा हुआ है कि भाई जो डिक्रीज इन शेयर प्रीमियम हुआ है वो सिर्फ 2.5 लाख का हुआ है। यानी कि इस -300,000 के अंदर क्या हो रहा है, एक +50,000 होगा, तभी जाके मेरे पास जो ओवरऑल डिक्रीज है वो 2,50,000 का आएगा ना। तो ये जो +50,000 हो रहा है, किस वजह से हो रहा होगा, ये एक ही वजह है जो हमारे पास एडजस्टमेंट में गिवन है, कि भाई राइट्स इशू जो हुआ है वो प्रीमियम पे हुआ है। तो राइट्स इशू करते हुए प्रीमियम कितने का कमाया? राइट्स इशू करते हुए प्रीमियम हमने 50,000 का कमाया। तो 50,000 हमने प्रीमियम से कमाया, और जाहिर सी बात है 1 लाख जो उसकी फेस वैल्यू है वो। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं कि भाई राइट्स इशू करके आपने कितनी अमाउंट रेज करी है, तो 1 लाख +50,000 का प्रीमियम, दैट वुड बी 1,50,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट्स इशू, और राइट्स इशू के थ्रू हमने $1.5 लाख, $1,50,000 रेज किया। सर यहाँ पे इस इंटरेस्ट नहीं आता? नहीं, इंक्रीज लिखने की जरूरत नहीं है, वरना लिख लो राइट्स इशू। तो बेसिकली राइट्स इशू तो आप मैं करिए, इशू मैं कह लिखा रहा हूँ हुआ है इसमें ना। इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं आता। नहीं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट आपका ऑपरेशंस में जाता है, जो हमने लिखा हुआ है ना, इंटरेस्ट पेड 18,000 का, वो वहां लेकिन जाता इंटरेस्ट तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, है। उसकी वजह फाइनेंसिंग, से। फाइनेंस जब आप जो प्रिंसिपल अमाउंट ले रहे हो ना, फाइनेंस आपका अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लिया है, लेट्स से बैंक से आपने 30,000 का लोन लिया था, ये अच्छा। आपका फाइनेंसिंग अमाउंट है। फिर उसके हाँ। ऊपर जो कॉस्ट पे करनी है वो आपका ऑपरेशनल कॉस्ट है, क्योंकि अगर आपने कारोबार चलाना है तो आपने वो पैसा रेज किया है, वो पैसा रेज करने की जो कॉस्ट है, यानी फाइनेंसिंग की जो कॉस्ट है, वो आपका बेसिकली ऑपरेशनल पार्ट है, और वो आपका इधर हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हुए लिख दिया था। अच्छा 30 - 54 +150 अगर हम करें तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकल के आ रहा है 1,26,000। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और आपको अब अगर सर टोटल, 30,000 इंक्रीज इन बैंक लोन का मतलब नया लोन लिया 30,000? बिल्कुल बिल्कुल इंक्रीज इन बैंक लोन का ही मतलब होता है ना, आप नया लोन लेके आए। तो आपके पास अब आप ये देखें, ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था 1,62,000 पॉजिटिव, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी था -2,77,000, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है +1,26,000। तो 162,000 -2,77,000 +1,26,000, यानी कि जो तीनों सेक्शंस थे, उन तीनों सेक्शंस की जो फिगर्स आई हैं, उनको जब मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, तो मेरे पास नेट कैश
इनफ्लो निकल के आ रहा है $11,000 का। ये नेट कैश आउटफ्लो भी हो सकता था अगर नेगेटिव फिगर आती, लेकिन इस सवाल में पॉजिटिव फिगर आ रही है 11,000 की। तो दैट इज नेट कैश इनफ्लो। इसको आप ये भी कह सकते हो इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट, कि भाई ये इतना कैश इन कैश इक्विवेलेंट आपका ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज हुआ है। और इसके अंदर आप ऐड करा दोगे ओपनिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास कितने का गिवन था? बैंक बैलेंस एट 1 जनवरी 2022 17,000 का गिवन है। 17,000, 11,000 प्लस 17,000 आपके पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा, जो कि होगा 28,000 का। और आप देखो जो उसने भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई थी, इवन तो उसने फॉर्मेट सही फॉलो नहीं किया और बहुत सारे मसले थे, लेकिन जो फाइनल आंसर उसका था वो 28,000 ही था, कि भाई बैंक में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो उसके बराबर 28,000 के बराबर आ गया। तो हमारा भी जो बैलेंस है वो 28,000 के बराबर आ गया। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये आपका पूरा 15 मार्क का कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल था। आपने पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग IS 7 जो हमने फॉर्मेट पढ़ा था उसके थ्रू बना ली। अक्टूबर नवंबर 2023 का ये सवाल था, विच इज़ वेरी रिसेंट।